दोस्तों एकेडमिक फंडा के आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि फ्लोरा एंड फौना का क्या मतलब होता है, इंडिया में किस तरीके के फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज मौजूद हैं और ऐसे रिसोर्सेज को कंजर्व कैसे किया जाए। इसके साथ ही हम फॉरेस्ट एंड लोकल कम्युनिटीज के रिलेशन के बारे में भी डिटेल में जानेंगे। दोस्तों इस प्लानेट पर हमारे अलावे लाखों जीव जंतु मौजूद हैं, जिसमें बैक्टीरिया जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेकर एलिफेंट और ब्लू व्हेल जैसे बड़े जानवर शामिल हैं और इन सभी लिविंग बींग्स से मिलकर एक इकोलॉजिकल सिस्टम तैयार होता है जिसमें सभी स्पीसीज एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। अगर ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एनिमल्स और प्लांट्स मौजूद ना हो तो हम इंसान भी अर्थ पर सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इस पूरे इकोलॉजिकल सिस्टम को बैलेंस करने में फॉरेस्ट यानी जंगलों का बहुत बड़ा रोल है। चैप्टर के सबसे पहले यूनिट में हमारे देश भारत में फ्लोरा और फौना के पाए जाने वाले अलग अलग वैरायटी के बारे में बताया गया है। फ्लोरा एक स्पेसिफिक रीजन या एनवायरनमेंट में पाए जाने वाले प्लांट लाइफ को कहा जाता है और फौना का मतलब स्पेशल एनवायरनमेंट में पाए जाने वाले एनिमल लाइफ से है। आपने अपने आसपास कई ऐसे जानवरों और पेड़ पौधों को देखा होगा जो सिर्फ आप ही के इलाके में पाए जाते हैं। इनफैक्ट इंडिया बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के मामले में वर्ल्ड के टॉप कंट्रीज में शामिल है। हम इंसानों के लाइफ में इन एनिमल्स और प्लांट्स का काफी इंपॉर्टेंस है, लेकिन हम इन्हें फॉर ग्रांटेड लेते हैं और इन्हें डैमेज करने पर तुले रहते हैं। हम इंसानों की लापरवाही की वजह से फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ खतरे में है और इन्हें कंजर्व यानी संरक्षित करने की जरूरत है। तो आइए चैप्टर के दूसरे यूनिट में इंडिया में फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ के कंजर्वेशन के प्रयासों के बारे में समझते हैं। 1960s और 1970s के टाइम पर वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन प्रोग्राम की डिमांड की गई और फाइनली 1972 में द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को इम्प्लीमेंट कर दिया गया। इस एक्ट के तहत इंडिया में मौजूद प्रोटेक्टेड स्पीसीज की लिस्ट को पब्लिश किया गया। इंडेंजर्ड यानी संकटग्रस्त जानवरों के हंटिंग पर बैन लगा दिया गया। इन स्पीसीज के हैबिटेट यानी रहने वाले जगह को प्रोटेक्शन देने की बात की गई और साथ ही साथ जंगली जानवरों के खरीद बिक्री पर भी रोक लगाने की बात की गई। देश में कुछ ऐसे स्पीसीज है जिनकी संख्या लगातार कम होती जा रही है और ये जानवर विलुप्त होने की कगार पर पहुंच चुके हैं। इन स्पीसीज की कैटेगरी में टाइगर, वन हॉर्न्ड राइनासोरस यानी कि एक सिंग वाला गेंडा, कश्मीरी हिरन, वाटर क्रोकोडाइल, सोल्ट वाटर क्रोकोडाइल, घड़ियाल, एशियाटिक लायन, इंडियन एलिफेंट और काला हिरन जैसे स्पीसीज शामिल हैं। इन विलुप्त हो रहे जानवरों को गवर्नमेंट का स्पेशल प्रोटेक्शन प्राप्त है। आपने सुना भी होगा कि ब्लैक बक यानी काले हिरन के शिकार की वजह से सलमान खान को जेल जाना पड़ा था। ऐसे इंडेंजर्ड स्पीसीज को स्पेशल प्रोटेक्शन देने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा कई प्रोजेक्ट्स भी लॉन्च किए गए और इन्हीं प्रोजेक्ट्स में से एक है प्रोजेक्ट टाइगर। 1973 में अथॉरिटीज ने यह रियलाइज किया कि टाइगर्स यानी बाघों की संख्या 55,000 से घटकर 1827 तक पहुंच गई है, क्योंकि टाइगर्स को मारकर उसके खाल और हड्डियों का ट्रेड किया जा रहा था। इस घटती पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर को लॉन्च किया गया। इस प्रोजेक्ट के तहत देश के कई नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को टाइगर्स के लिए रिजर्व कर दिया गया, जिसमें उत्तराखंड का कार्बेट नेशनल पार्क, वेस्ट बंगाल का सुंदरवन नेशनल पार्क, मध्य प्रदेश का बांधवगढ़ नेशनल पार्क, राजस्थान का सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, असम का मानस टाइगर रिजर्व और केरल का पेरियार टाइगर रिजर्व शामिल है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन को और इफेक्टिव बनाने के लिए न सिर्फ बड़े जानवरों बल्कि 1980 और 1986 के नोटिफिकेशन के थ्रू हंड्रेड्स ऑफ बटरफ्लाईज, ड्रैगन फ्लाई, मॉथ्स और बिटल्स के भी प्रोटेक्शन की बात की गई। अब आओ चैप्टर के अगले यूनिट में समझते हैं कि इंडिया में किन किन तरीकों की फॉरेस्ट पाई जाती है और देश के अलग अलग हिस्सों में इन फॉरेस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से है। तो देखो, इंडिया में मोस्टली फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज को इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा ओन या मैनेज किया जाता है। इंडिया में मौजूद फॉरेस्ट को टोटल 3 कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है। सबसे पहली कैटेगरी है रिजर्व फॉरेस्ट, दूसरी है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और तीसरी कैटेगरी है अनक्लास्ड फॉरेस्ट। देश के आधे से ज्यादा फॉरेस्ट्स रिजर्व्ड फॉरेस्ट्स की कैटेगरी में शामिल हैं। फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ के कंजर्वेशन के मामले में रिजर्व्ड फॉरेस्ट को मोस्ट वैल्यूएबल फॉरेस्ट कंसीडर किया जाता है। देश का लगभग 1/3 फॉरेस्ट एरिया प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट की कैटेगरी में शामिल है और जैसा कि नाम से ही क्लियर है कि इस कैटेगरी के जंगलों को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा स्पेशल प्रोटेक्शन प्राप्त है। इन दोनों कैटेगरी के अलावे बचे हुए फॉरेस्ट एरिया को अनक्लास्ड फॉरेस्ट की कैटेगरी में शामिल किया गया है। इस कैटेगरी के कुछ फॉरेस्ट एरिया को प्राइवेट इंडिविजुअल या कम्युनिटी के द्वारा भी ओन किया जाता है। रिजर्व्ड एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट्स को परमानेंट फॉरेस्ट भी कहा जाता है और टोटल परमानेंट फॉरेस्ट का 75% हिस्सा सिर्फ मध्य प्रदेश में मौजूद है।
जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरल, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल और महाराष्ट्र जैसे जगहों पर रिजर्व्ड फॉरेस्ट की संख्या ज्यादा है। वहीं दूसरी तरफ बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान जैसे राज्यों में प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरिया की संख्या ज्यादा है। गुजरात और नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में अनक्लास्ड फॉरेस्ट की संख्या ज्यादा है, जिसे वहाँ के लोकल कम्युनिटीज के द्वारा मैनेज किया जाता है। अब आओ चैप्टर के सबसे लास्ट यूनिट में कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन के बारे में समझते हैं। हमारे देश भारत में कुछ ऐसी कम्युनिटीज हैं जो आज भी ट्रेडिशनल तरीके से जंगलों में रहते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि इन कम्युनिटीज का लाइवलीहुड और फ्यूचर फॉरेस्ट के रिसोर्सेज पर डिपेंड है, और इसी डिपेंडेंसी की वजह से ये कम्युनिटीज फॉरेस्ट को बचाना चाहते हैं, जिसके लिए उन्हें काफी स्ट्रगल भी करना पड़ता है। राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट के 5 विलेजेस के लोगों ने 1200 हेक्टेयर फॉरेस्ट एरिया को भैरुनदेव डाकर सेंचुरी नेम से अनाउंस कर दिया और अपने ही नियम कानून घोषित कर दिए, ताकि वहां के वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट को कंजर्व किया जा सके। हिमालय के एरिया में हुए चिपको मूवमेंट की मदद से डिफॉरेस्टेशन का विरोध किया गया, और साथ ही साथ दुनिया तक यह मैसेज भी पहुंचाया गया कि लोकल कम्युनिटी चाहे तो फॉरेस्ट को कंजर्व किया जा सकता है। आज के टाइम पर इकोलॉजिकल फार्मिंग का ट्रेंड बढ़ता जा रहा है, क्योंकि टिहरी के फार्मर्स और सिटीजन्स के द्वारा किए गए बीज बचाओ मूवमेंट और नव दाने मूवमेंट ने प्रूव कर दिया कि सिंथेटिक केमिकल्स का यूज किए बिना भी डाइवर्सिफाइड क्रॉप प्रोडक्शन किया जा सकता है, और इससे मुनाफा भी कमाया जा सकता है। 1988 में ओडिशा की स्टेट गवर्नमेंट ने पहली बार JFM यानी ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम की शुरुआत करी। ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट मतलब इस प्रोग्राम के तहत फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और लोकल कम्युनिटी को साथ में मिलकर फॉरेस्ट को मैनेज करना था और डिग्रेड होने से बचाना था। देखो, बहुत सिंपल सी बात है कि इन्वायरमेंट के डिस्ट्रक्शन में या फिर रिकंस्ट्रक्शन में लोकल कम्युनिटीज का सबसे बड़ा रोल है। अगर लोकल कम्युनिटी चाहे तो फॉरेस्ट को कंजर्व करना बहुत आसान हो जाता है, लेकिन अभी वो स्थिति आने में काफी समय है जब डिसीजन मेकिंग का पूरा कंट्रोल इन कम्युनिटीज के हाथों में हो। और देखो, बहुत सिंपल सा फंडा है कि वही इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक्सेप्टेबल होना चाहिए जो पीपल सेंट्रिक हो, इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो और इकोनॉमिकली रिवार्डिंग हो। आपके एनसीईआरटी बुक का MCQ क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। ऑप्शंस को ध्यान से देखकर आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ, और साथ ही साथ ये भी कमेंट कर देना कि ये वीडियो कैसा लगा। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू। अपनी स्टडीज को कंटिन्यू रखो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।